hello everyone, welcome back to my channel Applications. Applications of ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस. पहला आता है इसमें मेटालिक करेक्टर. मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. देखो मेटालिक करेक्टर से आपको क्या समझ में आता है. मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना. मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना. तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि लूज करें तो उनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी. जो चाहते ही हैं कि मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसमें निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी. तो अगर वहां पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है. क्योंकि क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है. मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है. तो मेटालिक करेक्टर के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी बढ़ती है. जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो स्ट्राइकिंग ग्राफ कर रहा था ना, मैंने आपको बोला था कि ग्राफ स्ट्राइक करता है. नोबल गैसेस पे मैक्सिमा आता है, अल्कली मेटल पे मिनिमा आता है, और वो वहाँ पर वो हाई रिएक्टिविटी आता है. वो हाई रिएक्टिविटी का यहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिएक्टिविटी कैसे हाई होती है. जैसे इसमें हम देखेंगे मेटालिक कौन होते हैं. जैसे हमारे पास एक तो होता है, दो ही तो होते हैं, एस ब्लॉक के ही तो होते हैं. तो लीना की रब से फरियाद. ली ना की रब से बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप और रोए. ये होता है. तो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, ऐसा होता है. तो टॉप टू बॉटम होता क्या है? टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम, कम से आयोनाइजेशन एनर्जी कम. तो मेटालिक करेक्टर को आप आयोनाइजेशन एनर्जी से भी देख सकते हो. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है. तो अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेटालिक करेक्टर के बढ़ने से मेटालिक रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती है. तो मेटालिक रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी. तो ये भी आपको याद रखना है. मेटालिक रिएक्टिविटी क्या करेगी? बढ़ेगी. मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी. तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा. मेटालिक करेक्टर के साथ साथ मेटालिक रिएक्टिविटी. तो ये मेटालिक रिएक्टिविटी बढ़ती है. तो मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या हो रहा है एप्लीकेशंस के अंदर, ये बढ़ रहा है मेटालिक करेक्टर, और मेटालिक रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है. तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं रिलेट करते हुए आपको दिखा रहा हूँ. ये आपको समझ में आ गया होगा. तो इसको पॉज करो, नोट करो. दूसरा आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OS से लिख रहा हूँ. एक तो ये आता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आपको सवाल में कैसे दिया होगा, जैसे ये IE1 है, IE2 मैंने लिखा है, दैट इज IE3, ये IE4 है. 4 आयोनाइजेशन एनर्जी है.
और ये भी आप याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है। ये मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो, यहाँ पर सीधे 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहला ए आता है, ए पॉइंट कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो अब हम यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आपको वहाँ पर भी इसी मतलब सवाल में दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का दिया है ना, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो जहाँ पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में हाईएस्ट जंप लिखे ना, जिन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक सांप बना दो। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ देखो कितना बड़ा जंप है, तो हाईएस्ट जंप जो जहाँ पर है वहाँ पर ये बना दो, हाईएस्ट जंप, हाईएस्ट, ये दिखाता है हाईएस्ट जंप। ये जो मैंने दिखाया है ये दिखाता है हाईएस्ट जंप, आपका हाईएस्ट जंप। तो हाईएस्ट जंप है ये, यहाँ से यहाँ एक हाईएस्ट जंप है। तो ये जो आपने बनाया ना, इससे पहले जो है ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आता है यहाँ पर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो जो भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। चार्ज लगाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2। तो ये आपका आ गया पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आता है आपका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। मान लो यहाँ पर C, अब C है आपका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो मान लो ये आपके पास है, अब M है, मान लो M मैंने मान लिया, उस पर ऊपर यहाँ से पता चला +2 चार्ज है। अब मुझे ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, ऑक्साइड जब बोलते हैं ना फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ किया करो, और ऑक्सीजन का हमारे पास हमेशा +2 चार्ज होता है। तो इसके ऊपर चार्ज +2 है, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। इसका चार्ज कितना है, 2 +2। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ करो, ऑक्सीजन का हमेशा 2 होता है, -2 होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर चार्ज से कोई लेना देना नहीं, हमको ऑक्साइड देखना है। तो इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या होगा, तो फिर इसको देखो कट सकता है, 2 1 2, मतलब 1 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बनेगा, MO। तो इसका ऑक्साइड बना MO ऑक्साइड। दूसरा आता है फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला बताओ। तो वो मैं मान लो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, नाइट्रोजन, इसके ऊपर -3 चार्ज होता है, यहाँ पर से, क्योंकि चार्ज से हमको लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन पे हमेशा +2 होगा, ये आप याद ही रख लो। नाइट्रोजन के ऊपर 3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 होता है, ये आपको याद रखना होगा, तो हमेशा ये याद रखना। तब अब देखो ये कट सकता है, नहीं कट सकता, तो डायरेक्ट ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नाइट्राइड का क्या आ रहा है, N2O3, N2O3 का ऑक्साइड यहाँ पर आ रहा है। तो इससे आप इतना सारा कर सकते हो। तो हाईएस्ट जंप का आपको ध्यान रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड का फार्मूला और नाइट्राइड का फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। इसको पॉज करो, नोट करो। तीसरा क्या आता है,
स्टेबिलिटी ऑफ लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी स्टेबिलिटी ऑफ लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें पहला रूल नंबर 1 देखो, अगर इफ डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, या डेल्टा एच आप लिख सकते हो, आप डेल्टा एच भी लिख सकते, डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है, अगर इसके बराबर है, या ये याद रखना है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे कम है, अगर कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल। ये याद आपको रखना है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज आपके पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या उसके बराबर है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द स्टेबल। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्टेबल होगी। ये याद रखना है, ये रूल नंबर 1 है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे एक मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बना M+, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये बना M2+। एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, इससे फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दोनों, इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला प्लस, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब आपको देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल है। मान लो यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज कितना दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर दिया है, मान लो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर दिया है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा आई निकालो। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा क्या है, चेंज, और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, तो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर है, लोअर को मैं लिख रहा हूँ LOS, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको HOS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब M2+ और M+ में से हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मतलब ये वाली स्टेबल होगी। ये याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर S ब्लॉक। एप्लीकेबल फॉर S ब्लॉक, S ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, ये याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ S ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। इसको पॉज करो, नोट करो। ये जो डेल्टा आई है ना, डेल्टा आई मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ये डेल्टा आई का मतलब है। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अगर दूसरा रूल क्या है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज जो है वो कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या इससे ज़्यादा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा है, तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी द मोर स्टेबल। ये याद रखना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी, तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल भी दिखा लेता हूँ। M से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बना M+, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, बना M2+, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला। मान लो यहाँ पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो डेल्टा आई का डिफरेंस है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डिनोट करते हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपको देखना है यहाँ पर कौन सी, ये मान लो ये क्या है, लॉस है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आप क्या करोगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे। तो डेल्टा आई का डिफरेंस कितना आता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना होगा, 30 में से 6 निकालो, 30 में से 6 निकालोगे कितना आता है, 24 आता है, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 से ज़्यादा है। तो अगर 16 से ज़्यादा है मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है भाई। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो M+ और M2+ में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी M+ वाली ज़्यादा स्टेबल होगी M2+ से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट्स में लिखना कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और हम कल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो तैयार रहना उसके लिए भी। थैंक यू सो मच।